डलहौजी का शासनकाल आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी भारत का एक गवर्नर जनरल था। ठीक है, इसका शासनकाल 1848 से लेकर के 1856 तक था। ठीक है, इसके शासनकाल में जो मुख्य कार्य थे, जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उन पर चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसमें द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। 1848 से लेकर के 1849 तक ये युद्ध चला था। ठीक है, ये 1849 में ये युद्ध समाप्त हुआ सिखों की हार के बाद। इसमें सिखों की हार हुई और अंग्रेज़ों की जीत हुई। अंग्रेज जब जीते तो सिख समुदाय जहाँ रहता था, कहाँ रहता था? पंजाब में रहता था। पंजाब का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय हो गया। ठीक है, तो इसका जो निर्णय निकला था उसमें क्या था कि पंजाब का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय, अंग्रेजी साम्राज्य में विलय हो गया था। अंग्रेजी साम्राज्य में विलय। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्य है, ये देखो, ये भी द्वितीय है और ये भी द्वितीय है। ठीक है, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ 1851 से 1852 तक। ठीक है, 1852 में अंग्रेज़ों की जीत इसमें भी हो गई। इसमें भी अंग्रेज़ों की जीत हुई थी, इसमें भी अंग्रेज़ों की जीत हुई। इसमें जब अंग्रेज़ों की जीत हुई तो बर्मा एक देश है अभी इस समय, है ना, जिसका पुराना नाम बर्मा था। अभी इस समय उसका नाम क्या है? म्यांमार। उस समय इसकी राजधानी क्या थी? रंगून। अभी इसकी राजधानी क्या है? पहले इसकी राजधानी रंगून थी, अभी थोड़े दिन पहले इसकी राजधानी थी नेपीता। ठीक है, लेकिन अभी उसको बदलकर नेपीदा कर दी गई है। ये ध्यान रखना, यहाँ ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, कि म्यांमार की राजधानी क्या है? तो नेपीदा वहाँ की राजधानी है। ठीक है, तो ये जो आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ 1852 में समाप्त हुआ अंग्रेज़ों की जीत के बाद। उस समय अंग्रेज़ों ने बर्मा का 2 क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। एक क्षेत्र था लोअर बर्मा, एक क्षेत्र था लोअर बर्मा। ठीक है, तथा एक क्षेत्र था पेगू। ठीक है, एक क्षेत्र था पेगू। इन 2 क्षेत्रों पर इनका कब्जा हो गया अंग्रेजों का। ठीक है, यानी कि इन 2 क्षेत्रों का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय हो गया। इसके बाद एक काम यह भी था कि पेशवा की पेंशन समाप्त कर दी गई थी। ठीक है, पेशवा जो हुआ करता था उसकी पेंशन समाप्त कर दी गई। इसके बाद एक कार्य ये था, सिक्किम का भारत में विलय कर लिया गया था। सिक्किम का भारत में विलय कर लिया गया था। इसके बाद अगला है संथाल विद्रोह, जो 1855 से 1856 तक चला। वो किसके शासनकाल में चला? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चला। तो इसके बाद के जो कार्य थे उनमें एक कार्य ये भी था कि इनके शासनकाल का, कि पहली बार रेलगाड़ी जो हिंदुस्तान में चली थी वो इन्हीं के शासनकाल में चली थी। कब? 16 अप्रैल को 1853 ईस्वी में। ठीक है, सबसे पहली बार रेलगाड़ी जो चली थी, ये रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई CST, मुंबई क्या बम्बई तब कहते थे। ठीक है, बम्बई CST से लेकर CST छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। ठीक है, यहाँ से लेकर के कहाँ तक? थाने तक। थाने, इसको ठाणे भी लिखा रहता है मराठी भाषा में। ठीक है, थाने तक पहली बार ट्रेन चली थी। ये जो दूरी है ये 34 किलोमीटर की दूरी है। कहीं कहीं 35 भी लिखा रहता है, लेकिन आप 34 समझे ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, कि 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में सबसे पहली बार रेलगाड़ी चली थी। ठीक है, इसके अलावा जो कार्य थे, एक था बंदरगाहों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए इसी के शासनकाल में खोल दिया गया था। कि काफ़ी बंदरगाह, सारे नहीं कह सकता मैं, कई बंदरगाहों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोल दिया गया था। इसके बाद जो अगला कार्य है, डाकघर अधिनियम 1854 ईस्वी में इसको भी पारित किया गया, डाकघर अधिनियम को। ठीक है, इसके बाद वुड डिस्पैच को भी, देखो, डाकघर अधिनियम 1854 में, वुड डिस्पैच कब आया? ये भी 1854 में आया। ये शिक्षा में सुधार के लिए था। ठीक है, इसके पहले हिंदुस्तान में एक टपकन पद्धति चलती थी। टपकन पद्धति या उसे छलनी पद्धति कहा जाता था। वो मैकाले मिनट भी उसे ही कहा जाता था। ठीक है, तो जो मैकाले मिनट था, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, मैकाले मिनट, है ना, मैकाले मिनट इसे कहा जाता है। ये कब आया था? 1835 ईस्वी में आया था ये। ठीक है, ये जो 1835 ईस्वी में आया था मैकाले मिनट, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में आया था।
और इसको यहाँ पर आने के बाद समाप्त कर दिया गया जब ये वुड डिस्पैच आया। वुड डिस्पैच की अध्यक्षता जो थी वो चार्ल्स वुड के हाथ में थी, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? चार्ल्स वुड थे, चार्ल्स वुड, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? चार्ल्स वुड थे। और जो चार्ल्स वुड थे, इन्होंने जो वुड डिस्पैच चलाया था, इसमें शिक्षा में सुधार क्या किया था कि जो प्रारंभिक शिक्षा बच्चों को दी जाए वो वहाँ की भाषा में दी जाए। इनका जो मैकाले मिनट था, यानी मैकाले की टपकन विधि जिसे कहा जाता है, या मैकाले की छलनी विधि, उसमें था कि बच्चों को भी इंग्लिश में शिक्षा दी जाए, है ना। तो ये 1835 में लागू किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में। इसको ला करके यहाँ पे जब अब तक 54 तक चलता रहा और डलहौजी ने 54 में इसको समाप्त करके ये वुड डिस्पैच को चालू किया। वुड डिस्पैच में एक तो शिक्षा में भाषा की बात जो हुई ये थी, दूसरी बात ये थी कि जो स्त्री हैं, स्त्री वो भी पढ़ सकती हैं, उनके बारे में भी ये चर्चा की गई है कि स्त्रियां भी पढ़ाई कर सकती हैं। इसके अलावा एक चीज़ और थी इसमें कि निजी क्षेत्रों में, मतलब प्राइवेट स्कूल भी खोले जा सकते हैं, निजी क्षेत्रों में भी इसका निवेश किया जा सकता है, इसमें निवेश किया जा सकता है, निजी क्षेत्र के लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी वुड डिस्पैच को ये भी ध्यान में रखना है कि इसी वुड डिस्पैच को भारत का मैग्ना कार्टा भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, देखो दो बातें हैं, एक तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, एक भारत का मैग्ना कार्टा। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, ये भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा है। एक है भारत का मैग्ना कार्टा। भारत का मैग्ना कार्टा संविधान में है, संविधान में जो मूल अधिकार है, भाग 3 में मूल अधिकार, उसको कहा जाता है भारत का मैग्ना कार्टा, ठीक है। लेकिन इसे कहा जाता है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। अच्छा, मैग्ना कार्टा क्या होता है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। इंग्लैंड के राजा थे किंग जॉन, ठीक है। ये जो किंग जॉन थे इंग्लैंड के राजा, ये 1215 ईस्वी में थे। उन्होंने एक बार घोषणा पत्र जारी किया था, सामंतों के दबाव में आकर के उन्हें एक घोषणा पत्र जारी करना पड़ा था कि जो लोग हैं उनके अधिकार के लिए। उसी घोषणा पत्र को उस समय मैग्ना कार्टा कहा गया था। तो तब से वो मैग्ना कार्टा शब्द यूज में आया था, ठीक है। तो ये भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच को कहा जाता है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच को। लेकिन भारत का मैग्ना कार्टा अगर पूछा जाए तो आप क्या जवाब देंगे? मूल अधिकार, भाग 3 संविधान, ठीक है। अगला कार्य जो था वो था ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को बनाया गया, ठीक है। यहाँ शिमला को इसी के शासनकाल में ग्रीष्मकालीन राजधानी, यानी गर्मी के समय में जो राजधानी होगी वो शिमला होगी, ठीक है। इसी के शासनकाल में बनाया गया। एक बात का और हमें ध्यान रखना है कि उसी समय शिमला में सैन्य मुख्यालय का गठन किया गया। सैन्य मुख्यालय का गठन किया गया था शिमला में ही, सैन्य मुख्यालय का गठन किया गया था, ठीक है। शिमला में सैन्य मुख्यालय का गठन किया गया था। और एक बात को हमें ध्यान रखना है कि सैन्य डिपार्टमेंट जो था, सैन्य डिपार्टमेंट, और दूसरा है सार्वजनिक विभाग, ठीक है। सैन्य विभाग को सार्वजनिक विभाग से अलग करने का जो श्रेय जाता है ना, वो किसको जाता है? लॉर्ड डलहौजी को ही जाता है। सार्वजनिक विभाग को सैन्य विभाग से अलग करने का श्रेय, ठीक है। इसके बाद जो अगली बात है वो क्या है? बंगाल के लिए उप गवर्नर के पद का सृजन किया इसने, ठीक है। बंगाल के लिए उप गवर्नर के पद का सृजन किया इसने। अच्छा, जो उप गवर्नर का पद होता था, ये इसका सृजन क्यों किया गया था? इसका सृजन करके जो नए नए प्रदेशों का अधिग्रहण किया गया था उनको प्रत्यक्ष शासन में ले लिया गया, ठीक है। जो नए नए प्रदेशों का अधिग्रहण किया गया था उनको प्रत्यक्ष शासन में ले लिया गया। और इस सिस्टम को, ये जो शासन में लिया गया, इस सिस्टम को एक नया नाम दिया गया। वो नाम क्या था? नॉन रेगुलेशन सिस्टम। नॉन रेगुलेशन सिस्टम, नॉन रेगुलेशन सिस्टम, ठीक है। उसी को नाम दिया गया नॉन रेगुलेशन सिस्टम। इसी के शासनकाल में लोक सेवा विभाग का भी गठन किया गया, लोक सेवा विभाग, ठीक है। और इसी के शासनकाल में सार्वजनिक निर्माण विभाग का गठन किया गया। सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी कि PWD। PWD का मतलब है, अभी आप लोग जानते होंगे PWD क्या है। PW का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट,
ठीक है। तो इसका गठन किया गया और इसके तहत 3 नहरें का निर्माण किया गया, 3 नहरों का निर्माण किया गया। एक नहर थी गंगा नहर, एक नहर थी गंगा नहर, ठीक है। और 2 नहरें थी जो बारी दोआब में थी। बारी दोआब क्या है, ये बात को भी ध्यान रखना है। बारी दोआब क्या होता है, ठीक है। बारी दोआब क्या होता है इसको भी समझना है। आब का मतलब होता है पानी और दो का मतलब दो पानी का क्या मतलब होता है, दो पानी का कोई मतलब नहीं होता है। ये पानी का जो वर्ड है ना, पानी का मीनिंग यहाँ पर लिया गया है नदी से, ठीक है। तो अब 2 नदी कहोगे तब तो फिर जायज़ बात है, ये समझ आ जाएगा। 2 नदियाँ, जैसे एक नदी इधर बह रही, एक नदी इधर बह रही है ना। इनके क्षेत्र में, ये इनके बीच में 2 नहरों की खुदाई की गई। इसी क्षेत्र में, ये जो क्षेत्र था इसमें 2 नहरों की खुदाई की गई, ठीक है। अब समझना यह है कि इसमें बारी दोआब क्या है, ठीक है। बारी का में बा का मतलब है ब्यास, ठीक है। तो एक नदी है ब्यास नदी, ठीक है, और दूसरी नदी है री से राबी, री से रीवा मत समझ लेना, ये राबी नदी की बात हो रही है, ठीक है। तो अगला जो है वो क्या है, राबी नदी। तो ब्यास नदी और राबी नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसमें, उस क्षेत्र को पहली बात तो इसको कहा जाता है क्या, बारी दोआब, ठीक है। इसमें 2 नदियों का निर्माण किया गया था, ठीक है। तो अगला कार्य जो है वो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में ये लागू हुआ, ये विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। हमें एक बात को समझना है कि डलहौजी के शासनकाल में, ये डलहौजी का जो शासनकाल था 56 तक ही था, ठीक है। तो इनके शासनकाल में तो डलहौजी का शासनकाल जितना, जैसा कि हम जानते हैं 56 तक ही था और ये 56 में ही आया। ध्यान रखना कि 56 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का केवल मसौदा तैयार हुआ था। मसौदा, इसका जो मसौदा तैयार किया गया था वो तैयार किया गया था 1856 में डलहौजी के शासनकाल में, लेकिन 1856 में ही इसको लागू किया गया था। लागू करने का जो सीन है वो डलहौजी के शासनकाल में नहीं था। डलहौजी का शासनकाल चला गया, उसके बाद आया कैनिंग का शासनकाल, लॉर्ड कैनिंग का। तो ये जो लागू किया गया ना, लागू किया गया वो कैनिंग के शासनकाल में लागू किया गया था, ठीक है। कैनिंग का शासनकाल, ठीक है। कैनिंग के शासनकाल में इसको लागू किया गया था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को, 1856 वाले को, ठीक है। 1856 में ही मसौदा भी आया था और 1856 में ही लागू हुआ है। लेकिन जब मसौदा आया था तब डलहौजी का शासनकाल था, जब लागू किया गया है तब कैनिंग का शासनकाल था, ठीक है। अच्छा, इसके लिए सबसे ज़्यादा जो इसका श्रेय दिया जाता है हिंदुस्तान में, किसको दिया जाता है, ईश्वर चंद विद्यासागर को दिया जाता है, ठीक है। ईश्वर चंद विद्यासागर को दिया जाता है, ईश्वर चंद विद्यासागर को, ईश्वर चंद विद्यासागर को। इन्होंने बहुत जोर दिया था कि ये विधवा पुनर्विवाह के लिए, और इसलिए इसका मुख्य रूप से मुख्य वजह जो रही है वो ईश्वर चंद विद्यासागर ही रहे हैं, इनको ही श्रेय जाना चाहिए। लेकिन ये अब कोई सरकार में तो थे नहीं कि ये अधिनियम को पास कर देते या अधिनियम बना कर रखते। ये सारा अधिनियम बनाने का काम, पास करने का काम डलहौजी के शासनकाल में सरकार के द्वारा किया गया था, ठीक है। इसके बाद हम लोग आएंगे व्यपगत का सिद्धांत। डलहौजी के शासनकाल का सबसे फेमस कार्य जो रहा है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला कार्य, सबसे फेमस कार्य, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसे कहेंगे आप, तो इसको कहा जाएगा व्यपगत का सिद्धांत, ठीक है। ये व्यपगत का सिद्धांत कौन लाया था, डलहौजी ही लाया था, ठीक है। व्यपगत के सिद्धांत को विलय का सिद्धांत भी कहा जाता है और इसको इंग्लिश में कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। लैप्स का मतलब है व्यपगत, जबरदस्ती कब्जा कर लेना किसी चीज पर, और डॉक्ट्रिन का मतलब है सिद्धांत, ठीक है। तो इसमें अभी मैं जब पढ़ा रहा था पिछली बार इसको लिखा दिया था तो किसी लड़के ने इसको डॉक्ट्राइन पढ़ दिया था, है ना। ये डॉक्ट्राइन नहीं है, ये डॉक्ट्रिन है, ठीक है। तो यहाँ पर इस बात का थोड़ा ध्यान रखना कि इसको डॉक्ट्राइन मत पढ़ देना, ठीक है। तो ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, इसके तहत कई सारे राज्यों का सीधा विलय कर लिया जाता था अंग्रेजी साम्राज्य में, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जिसका विलय किया गया था वो सतारा का विलय किया गया था 1848 ईस्वी में। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में, सबसे पहले किसका विलय किया गया। तो सबसे पहले जो विलय किया गया था 1848 ईस्वी में वो सतारा का विलय किया गया था। और उसके बाद दूसरा नंबर जो था 1849 ईस्वी में जैतपुर का विलय किया गया था। 1849 ईस्वी में ही
जैतपुर के बाद 1849 ईस्वी में ही संबलपुर का विलय किया गया और उसके बाद 1850 ईस्वी में बघाट का विलय किया गया, बघाट का विलय किया गया और उसके बाद 1852 ईस्वी में उदयपुर का विलय किया गया, उदयपुर, और उसके बाद 1853 ईस्वी में झांसी का विलय किया गया। इसके बाद 1854 ईस्वी में नागपुर का विलय किया गया और 1856 ईस्वी में अवध का विलय किया गया। ठीक है, ये सभी विलय डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत किए गए। एक बात को समझना है, ये जो करौली का विलय मैंने लिखा है, नोट करके लिखा है। ठीक है, करौली का विलय 1855 ईस्वी में किया गया। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये जो मान्यता दी जाती थी ना, BOARD, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा ये मान्यता दी जाती थी कि किसका विलय माना जाएगा और किसका विलय नहीं माना जाएगा। तो उस ये मान्यता बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा दी जाती थी। तो जो करौली का विलय किया गया था 1855 ईस्वी में, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा ही मान्यता देनी थी, इन्होंने मान्यता ही नहीं दी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था उसने मान्यता ही नहीं दी, इसलिए इसका विलय हो नहीं पाया, करौली को वापस करना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ तक ये जितनी बातें हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा एक बात का और हमें ध्यान रखना है, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि अवध का जो विलय किया गया वो 1856 ईस्वी में वो किस आधार पर किया गया। क्योंकि यूपी जीके में जितने लोग यूपी के रहने वाले हैं, जिनको यूपी का पेपर देना है, यूपी स्टेट का जो भी पेपर देते हैं, वहाँ पर अवध का विलय स्पेशली पूछा जा सकता है कि किस आधार पर किया गया था। ठीक है, तो ये जो अवध का विलय किया गया था, ये आउटरम रिपोर्ट एक आई थी, आउटरम रिपोर्ट। ठीक है, आउटरम रिपोर्ट। ठीक है, आउटरम रिपोर्ट, ये जो आउटरम रिपोर्ट थी, इसी के आधार पर आउटरम रिपोर्ट एक जो तैयार की गई थी, ये रिपोर्ट तैयार की गई थी जेम्स आउटरम के द्वारा। ठीक है, जेम्स आउटरम के द्वारा इसे तैयार किया गया था और इसी रिपोर्ट के आधार पर, जेम्स आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर यह निश्चय किया गया कि ये अवध में कुप्रशासन चल रहा है। ठीक है, तो अवध पर यह आरोप लगाया गया कि यहाँ पर कुप्रशासन चल रहा है और यही आरोप लगाकर यहाँ ये तय किया गया कि इसका विलय किया गया था। ठीक है, एक कुप्रशासन का आरोप लगाकर इसका विलय किया गया था। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त किया जा रहा है। दोस्तों ध्यान रहे, यदि वीडियो पसंद आ रहा तो उसे लाइक भी करना, अपने दोस्तों में शेयर भी करना। अगर आपको और भी वीडियोज़ देखने हैं, ऐसे वीडियोज़ तमाम आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।